फ्रेंड्स, ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ओके, यू हैड ऑलरेडी लर्न ओम्स लॉ इन स्टैंडर्ड 10, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा उसका फर्दर स्टडी करेंगे, थोड़ा डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिटेल में डिस्कस करने पे हमें क्या पता चलता है और कैसे उसको डिस्कस करना है, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज बेसिकली लॉ फॉर अ फ्लो ऑफ करंट। जब भी हमारे कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, ओके, जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीनों का एक रिलेशन मिलता है। ओके, जो 1828 में जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट ने मेंशन किया था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, कौन सी कंडीशन उन्होंने रखी थी, किस कंडीशन पे ओम्स लॉ फुलफिल होता है, किस किस चीज पे अप्लाई होता है, वो सब चीज हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इफ वी चूज अ कंडक्टिंग मटेरियल, ओके, इफ वी चूज अ कंडक्टिंग मटेरियल एंड electric current is passed through it, then the amount of electric current is depend on potential difference between 2 point of that wire. Okay, वायर के किसी भी जगह पे आप 2 पॉइंट ले लीजिए तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अप्लाई होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। दैट मींस अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ तो करंट अंदर ज्यादा अलाउ करेगा। इनफैक्ट अंदर करंट ज्यादा कब जाएगा, जब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा हो। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट इन सर्टेन फिजिकल कंडीशन। ये वर्ड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो लॉ हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट्स व्हाई अंडर अ सर्टेन फिजिकल सिचुएशन applied electric current or applied voltage at 2 point, okay, is directly proportional to applied electric current. हमारा जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है 2 पॉइंट पे, वो अप्लाइड होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका मीनिंग ये हुआ कि V is directly proportional to I। V जो होगा हमारा वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रिमूव कर लेते हैं तो यहां पे हमारा हो जाएगा V is equal to IR। Okay, as we know, if current is increased, then potential difference respective points are also increased। लेकिन अगर वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा तो बट ऑब्वियसली करंट भी इंक्रीज करेगा। ओके, अगर वोल्टेज हमारा इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली करंट भी इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों चीज हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी रिमूव किया, कांस्टेंट आ गया I, V is equal to IR। ठीक है, where R is called resistance offered by that positive ions or charges। Okay, so it is our resistance। अब ये जो हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही करता है। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ दैट मटेरियल, साइज, लेंथ ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंड एरिया ऑफ मटेरियल, इन सारी चीजों पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे R को सब्जेक्ट बना लेंगे तो I नीचे चला जाएगा, तो V by I। क्योंकि जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटीज लर्न कर रहे हैं, एक तो हर एक का हमें ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, अगर CGS यूनिट पता हो तो बहुत अच्छा है, दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए SI और CGS का, और फिर हमें उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल का आएगा वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट आएगा वोल्ट, करंट का यूनिट आ रहा है हमारा एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट के ऑनर में ओम से डिनोट किया गया, ओम, OHM। ओके, OHM, ओम्स। तो ये हमारा ओम है, वोल्ट पर एम्पियर, और ओम, इसका जो वोल्टेज है उसका हमारा फॉर्मूला आएगा वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, वर्क जो है हमारा M1L2T-2, और चार्ज हमारा क्या होगा A1T1। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा M1L2
t माइनस 3 a रेज टू माइनस 1, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाते हैं m1, पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला है ये हमारा अभी तक हमारा, डिवाइड बाय a1, और जैसे ही हमारा a1 ऊपर आ जाएगा, ये a1 ऊपर ले लेंगे, तो इट विल बी m1 L2 t minus 3a minus 2, this is our dimensional formula, m1 L2 t minus 3a minus 2। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या बना, रेजिस्टेंस का ये रहा। तो हमें रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेटली वी कैन डिराइव इट फ्रॉम V by A, वोल्टेज अपन एरिया उसको सब डिराइव कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम आगे करते हैं तो सबसे पहले जो ये डायग्राम है वो उसके रिगार्डिंग है कि रेजिस्टर किस पे डिपेंड करता है, या फिर लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो let or consider any rectangular slab having a area A and length L। अगर हम उसका लेंथ L ले रहे हैं, उसका एरिया हमने कैपिटल एज्यूम किया हुआ है, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें हमने क्या किया, बैक टू बैक 2 स्लैब ले लिए। एक स्लैब ऐसे रखा, दूसरे स्लैब को हमने ऐसे रखा, बैक टू बैक हमने 2 स्लैब ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू shown in diagram B, जैसे हमने डायग्राम बी में बता रखा है, ये लेंथ हमारी L है, ये लेंथ भी हमारी L है, तो टोटल लेंथ हमारी 2L हो गई। समझना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मिल रहा है B, फर्स्ट वाले का, दूसरे का भी B मिलेगा, तो पहले का भी दूसरे का भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2V। ओके, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। पहले वाले केस के लिए ले रहे तो हमने I डैश लगा दिया वहां पे, I डैश इक्वल टू V डैश अपॉन I डैश। अब देखिए V डैश हमारा यहां पे क्या होगा, V प्लस V 2V, क्योंकि ये V दूसरा V, तो टोटल 2V हो गया। करंट, इसमें से बोथ आर इन सीरीज कनेक्शन, और हमें पता है कि बैक टू बैक अगर सीरीज कनेक्शन में रखा हो तो सेम करंट ही तो फ्लो करेगा ना, तो करंट तो यहाँ पे सेम फ्लो कर रहा है। अब अगर V by I हमें पता करना हो तो R डैश का हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 by V by I क्या मिल रहा है, R, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा R। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ डबल करने पे रेजिस्टेंस भी डबल हुआ। ओके, when length will be doubled of any wire, then resistance also get double of that wire। Okay, so we will get resistance double, okay, according to changing length double। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉलो कर रहा है। ओके, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉलो कर रहा है। तो ये एक चीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बता देते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम डायग्राम नंबर C ऑब्जर्व करते हैं। एज शोन इन डायग्राम C, ओके, वी कैन राइट, वहां पे हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है, हर एक को मैं ऐसे ले लिया। अब देखिए, अगर आपने 2 स्लैब को बैक टू बैक रखा है ऐसे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हमारा जंक्शन क्रिएट हो रहा है। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 पैन हैविंग अ जंक्शन ओवर हियर, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे जंक्शन क्रिएट हुआ, और जब भी जंक्शन क्रिएट होता है देन बोथ बॉडीज आर इन पैरेलल कनेक्शन, एंड एज वी नो दैट इफ बोथ आर इन पैरेलल कनेक्शन देन बोथ हैविंग द सेम वोल्टेज, दोनों के पास वोल्टेज भी सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज तो आ रहा है V, लेकिन करंट यहाँ डिवाइड करेगा। देखो ये 2 है, जैसे ही करंट आ रहा है, I करंट आया, तो हाफ करंट ब्लू पेन में एंटर करेगा, हाफ करंट रेड पेन में एंटर करेगा, तो एरिया भी हमने हाफ हाफ करके डिवाइड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करंट आएगा वो हाफ हाफ करके एंटर करेगा, सो इट विल बी I by 2, इट विल बी I by 2।
तो अगर हम 2 ऊपर ले लेंगे तो r डबल डैश हमारा हो जाएगा 2v by i, 2v by i हो गया। एंड एज वी नो v by i दैट इज r, 2r। तो वापस हमें एक चीज और पता चली कि करंट के हाफ होने से, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एरिया हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल होता है। ओके, अगर एरिया आप हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस डबल होगा। दैट मींस दैट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमारा जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो एरिया को कैसा मिल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों रिलेशन r के साथ ही है, तो क्योंकि हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो r प्रोपोर्शनल टू l by a, और अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी यहां से हटा दें तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा हमें रो। ठीक है, r इज इक्वल टू रो l by a, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, r इज इक्वल टू रो l by a। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे जो रो है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये जो हमारा रो आएगा उस रो को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। सो रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का जो अपोजिट आएगा, रेसिप्रोकल आएगा 1/सिग्मा, उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो ये हमारा कंडक्टिविटी हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमें ध्यान पे रखना है। ओके, अब हमें सपोज हम रॉ को सब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो आर ए डिवाइड बाई एल, ये हो गया हमारा। अब आप देखिए यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज ओम, unit of area is meter square and unit of this length is meter. Meter will get cancelled, then resistivity is equal to ohm into meter. Resistivity is equal to ohm into meter. That means ये जो resistivity आएगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने, ओके, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमने क्या लिया था? m1 L2 T minus 3 A minus 2, और मीटर का हमारा L1, यानी कि रो इज इक्वल टू m1 L3 T minus 3 A raised to 2. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, m1 L3 T minus 3 A raised to 2। ये हमारा रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आया कि अगर हम इफ वी increase the length of any wire, then what will be change in resistance? Okay, by increasing or by drawing the wire, what is change in the resistance? अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए L इंटू L स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम दोनों अगर कांस्टेंट हो जाते हैं तो यहां पे हमारा रिलेशन आ गया R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। रेजिस्टिविटी है वो लेंथ का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। तो ये चीज हमें अच्छे से समझनी है, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे, और करंट डेंसिटी डिफाइन करने के बाद स्केलर फॉर्म में ये ओम्स लॉ हमने डिराइव किया, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे डिराइव कर सकते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं करंट डेंसिटी। हमें पता है कि जो करंट है वो क्या स्केलर क्वांटिटी है। ओके, वो करंट कहां से फ्लो कर रहा है, कौन से एरिया में से फ्लो कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक नई क्वांटिटी डिफाइन की हुई है जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके का है तो इसमें से करंट रेगुलरली फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट रेगुलरली फ्लो कर रहा है I, ये हमारा करंट है, और इसका एरिया भी हमने इस तरफ ले रखा है, एरिया A। ओके, तो करंट और एरिया हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ पे। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है करंट पर यूनिट एरिया
करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉर्मल टू सरफेस is called current density। current per unit area is called current density। current per unit area is called current density। ये हमें मिल रहा है। अब आप देखिए कि अगर हम I को सब्जेक्ट कर लेते हैं तो I इज इक्वल टू जे इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए I तो रह गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, ये करंट डेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जे डॉट ए। दो वेक्टर की हमारी स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, यहाँ पे हमें दो वेक्टर की स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। करंट डेंसिटी भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर, दोनों वेक्टर हो गए। तो अगर हमें पता है कि दोनों वेक्टर की स्केलर क्वांटिटी, तो बीच में डॉट आता है, और अगर हम डॉट हटा लें तो यहाँ पे जे ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो हो जाएगा। अगर हमारा cos 0 हो गया तो I इज इक्वल टू जे हो जाएगा। अगर हम cos 0 लेते हैं तो I इज इक्वल टू जे हो जाएगा, जे इंटू ए। ठीक है, जे इंटू ए। अगर आपको यहाँ पे यूनिट चाहिए तो यूनिट भी हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी का। पहले एक और चीज समझ लेते हैं। अगर हमारा क्रॉस सेक्शन इस तरीके से है और करंट तो फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में, लेकिन आप देखिए एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो हमारा इसका एरिया इस तरफ आएगा। ये जो हमारी सरफेस है उसको ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो एरिया तो इस तरफ चला गया, तो अब दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो अभी आपको अगर करंट फाइंड करना हो तो इट आल्सो डिपेंड ऑन थीटा। अब वो जे और ए के बीच में, करंट डेंसिटी और एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। जो तो ये चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि उस पर कोई डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम उसका यूनिट और डायरेक्शन फॉर्मूला निकालते हैं। जे इज इक्वल टू आई बाई ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। एम्पियर यानी हमारा A1 हुआ और मीटर स्क्वायर यानी हमारा L2। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है m0 L माइनस 2 a रेस टू 1 t रेस टू 0। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, m0 L रेस टू माइनस 2 a रेस टू 1 t रेस टू 0। तो ये हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिला किसका, करंट डेंसिटी का। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिराइव करते हैं। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म उसको बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, V is equal to IR, but as we know R is equal to rho L by A। अभी हमने सीखा था। तो if we substitute the value of R over here, then it will be I rho L by A। तो यहां पे जो हमारा I upon A आ रहा है वो हमारा हो जाएगा I by A, that means J। V is equal to J rho L। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो रहा है। नाउ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as, क्या रिलेशन मिल रहा है हमें, पोटेंशियल V E into L। ये हमारा रिलेशन हो गया। इसको हम बताएंगे इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हो दोनों की, तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। J rho L is equal to E L। यहाँ पे L L तो कैंसिल कर रहा है दूसरे को। ओके, अब हम एक काम करेंगे, J रो को नीचे ले आते हैं, तो J is equal to E upon rho, and as we know 1 upon rho is equal to sigma। 1 upon rho हमारा सिग्मा हो रहा है, तो J is equal to sigma E। ये जो है वो हमारा करंट डेंसिटी और
कंडक्टिविटी के बीच में रेडिएशन आया। ओके, कंडक्टिविटी दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई होगी उसकी रेजिस्टिविटी लो होगी। ओके, एंड दोज मटेरियल हैविंग द लार्जेस्ट रेजिस्टिविटी हैविंग द लोएस्ट कंडक्टिविटी बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ है, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये हमारी कंडक्टिविटी होगी which is depend on material to material exchange and it is electric field। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो J is equal to sigma E, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया where J is current density, sigma is conductivity and E is electric field। तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा एमसीक्यू के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी। ठीक है, तो इसको हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बोल सकते हैं क्योंकि उसी पे डिराइव किया है ना, स्केलर बेस हमने वेक्टर क्वांटिटी डिराइव की। ये वेक्टर हमारा, ये भी वेक्टर है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक से हम वापस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।